फ्रेंड्स, RMS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी बिहार बोर्ड के लिए 24-25 जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 24-25 में, उसके लिए आज पहले सिलेबस समझिए। इसके बाद फिर इसमें हिंदी में हम जो है टोटल पार्ट को क्लियर करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले सिलेबस इसका समझ लीजिए। देखिए क्या है सिलेबस में। पहला जो है ऑब्जेक्टिव पूछेगा 50 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का, जिसमें कुल जो है 100 प्रश्न में से कोई 50 प्रश्न का जवाब देना है। टोटल पूछेगा 100 मार्क्स, लेकिन 50 का ही आपको क्या करना है? जवाब देना है। तो याद रखना है आप लोग को, ठीक है। और इधर देखिए सब्जेक्टिव जो है उसमें भी 50 मार्क्स का पूछेगा, जिसमें देखिए से सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा आपको ध्यान दीजिएगा। पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद फिर टॉपिक पे आएंगे। पहला जो है निबंध पूछेगा। निबंध जो है एक पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बनाना है निबंध, 8 नंबर का रहेगा। एक बनाना है तो 8 मार्क्स मिलेगा, यानी 6 निबंध में से 6 तो पूछेगा निबंध, ठीक है। उसमें से एक लिखना है आपको। अगला है 100 प्रसंग व्याख्या करें, यानी कि कोई भी लाइन दे देगा बुक से उठा करके, ठीक है, उसको व्याख्या करना, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर जो है 4 मार्क्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ठो पूछेगा, 4 मार्क्स का 2 ठो, यानी 8 नंबर, यानी 4 में से 2 बनाना है। 4 ठो पूछेगा, 100 प्रश्न व्याख्या करें। अगला जो है तीसरा नंबर में आवेदन पत्र, ठीक है। आवेदन पत्र, आवेदन या पत्र कहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। एक बनाना है तो 5 मार्क्स का, ठीक है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न, जो है बुक से आएगा, 2 मार्क्स का रहेगा। 5 ठो लिखना है, क्या होगा? 5 ठो। तो टोटल कितना मार्क्स? 10। तो 10 में से 5 ठो बनाना है। 10 टोटल पूछेगा, उसमें से 5 को बनाना है। अगला जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपको टोटल जो है 5 मार्क्स का रहेगा, 3 बनाना है, और टोटल कितना नंबर मिलेगा? 15 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से 6 में से 3 बनाना है। 6 तो पूछेगा टोटल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें से कितना बनाना है? 3 बनाना है। अगला है संक्षेपण। संक्षेपण जो है उसमें से 4 नंबर का रहेगा, एक बनाना है, 4 मार्क्स मिलेगा। टोटल इस प्रकार से 8 नंबर का यहाँ पर था पहले। इसके बाद फिर पहले यहाँ 8 था, फिर यहाँ 8 था, फिर 5 नंबर था। इसी प्रकार से टोटल मिलकर कितना हो जाता है? 50 नंबर, ठीक है। तो आप लोग जो है इस सिलेबस को समझ गए। ये तो हो गया सिलेबस बुक के लिए। अब देखिए थोड़ा सा हिंदी व्याकरण के लिए सिलेबस को भी समझ लीजिए। हिंदी व्याकरण में देखिए क्या क्या पूछता है। हिंदी व्याकरण भी पूछ रहा है, तो उसमें तो पहला है वर्ण विचार पढ़ना है, इसके बाद शब्द विचार पढ़ना है, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, कारक, संक्षेपण और पत्र लेखन, निबंध, ये सब पढ़ना है। मुहावरा, लोकोक्तियाँ पढ़ना है। उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, समास और पर्यायवाची शब्द और विपरार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब हम टोटल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, हम टोटल के बारे में जानकारी देंगे आप लोग को। तो पहला जो है हम आज पार्ट 1 जो है हिंदी का शुरू कर रहे हैं। पहले उसको सिलेबस में से पहले जो कि पूछ देता है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ राइटर्स का नाम भी पूछता है, तो उसको आप देखिए, आप लोग याद भी कर लीजिएगा। यहाँ गद्य खंड एक होता है, काव्य खंड, ठीक है। यहाँ पर गद्य खंड में देखिए कौन कौन सा पार्ट है, उसको याद रखना है आप लोग को। पहला पार्ट है बातचीत, पूछेगा पहला पार्ट कौन सा है? बातचीत। इसके लेखक का नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट, इसको भी याद रखना है टोटल। दूसरा कौन है? उसने कहा था। उसने कहा था, लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। चौथा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। चौथा पाँचवा हो गया रोज। रोज के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अवज्ञ। अगला है छठा नंबर एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। अगला है 7वां नंबर ओ सदा नीरा। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। अगला है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। अगला है प्रगति और समाज, नामवर सिंह। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। अगला है जूठन। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। कौन है? मलयज। अगला है तिरिच। तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक उदय प्रकाश। अगला है शिक्षा। शिक्षा के कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति।
अगला है काव्य खंड। काव्य खंड में देखिएगा, समझिएगा, इसमें जो है कविता सब में जो है रहेगा। पहला जो रहता है कड़वक, कौन है लेखक? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला जो है पद, कौन है? सूरदास। और अगला फिर पद ही है जो तुलसीदास का है। पहले सूरदास का पद है, फिर तुलसीदास का पद है। अगला है छप्पय, छप्पय जो है नाभादास, छप्पय का कौन है लेखक? नाभादास। अगला है कविता, कवित भूषण, कौन है? भूषण। अगला है तिमूल कोलाहल कलह में जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगला है पुत्र वियोग, पुत्र वियोग कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है उषा, उषा का कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। अगला है जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति मोद, ठीक है। अगला है अधिनायक, रघुवीर सहाय, अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय। अगला है प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। अगला है हार जीत, हार जीत कौन है? अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। अगला है गांव का घर, गांव का घर कौन है? इसके लेखक ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। और प्रतिपूर्ति भी 3 ठो पूछता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन है? रस्सी का टुकड़ा, गाइडी मोपासा। अगला है क्लर्क की मौत, अतोन चेखव, अंतोन चेखव। अगला है पेशगी, हेनरी लोपेज, ठीक है। ये प्रतिपूर्ति भी 3 को पूछता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग सिलेबस को पहले समझे, इसके बाद फिर आप लोग को राइटर का नाम यानी लेखक का नाम के बारे में समझा दिए। तो आगे जो है हम इसके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए बातचीत पहला पार्ट है, उसके बारे में समझिए। पहले जो है इसका लेखक का बारे में समझिए। लेखक जो है पूछेगा, लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। पूछेगा जन्म कब हुआ था? 23 जून 1800 कब हुआ था? 44 को, 23 जून 1844 को। निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1900 कब? 14 को, ठीक है। और निवास स्थान यानी कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग जो है इसको समझिएगा। इसका नाम जो है लेखक परिचय में, इसको आप लोग नाम को भी याद रखना है, ठीक है। इसने जो है और सारा चीज़ देखिए कि यहाँ पर जैसे कि उपन्यास सब जो लिखे हैं उसके बारे में पूछ देता है। किस कौन सा उपन्यास? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। अब की बार एग्जाम में पूछा हुआ ये सब, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिण, ठीक है। हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। और नाटक में पद्मावती, किरतार, जूनिया, वेनी सहार, शिशुपाल वध, इसी प्रकार से बहुत सारा, मेघनाथ वध, ये सब याद रखना है, ठीक है। और प्रहसन में कुछ है उसको भी याद रखना है, ठीक है। 2-4-5 तो ये सबसे याद रखना है आप लोग को, जो इम्पोर्टेंट है। ये सब जो है उपन्यास में ये पूछा हुआ उपन्यास सब जो है अच्छा से याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखिए इसका सारांश आप लोग को बताने वाले हैं। सारांश को समझिएगा, इसके सारांश को अच्छे से समझिएगा। सारांश में देखिएगा क्या कह रहा है बातचीत में पार्ट में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा सारांश में। पहला देखिए क्या कहता है सारांश में, इसमें बातचीत पाठ का सारांश। बातचीत शीर्षक निबंध भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार एवं निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। पूछेगा बातचीत शीर्षक जो है क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है, याद रखना है, ठीक है। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार, ठीक है, बहुत प्रमुख साहित्यकार थे और निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। पूछेगा बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है, लिखा गया। जिसमें वाक शक्ति, वाक मतलब क्या होता है? बोलने की शक्ति के संबंध में लेखक ने अपने विचार को बताया है। यानी किस तरह से हम लोग बोलते हैं, यानी कि वाक शक्ति अगर नहीं होता तो उसके बारे में लेखक ने उसके बारे में बताया है। वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति के बारे में बताया है। वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया है। यानी कि कहता है वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति अगर हम लोग में नहीं होता तो कोई काम का होता? आदमी नहीं होता, ठीक है। वही कहता है बोलने की शक्ति को क्या कहा है? ईश्वर ने वरदान, क्या कहा है? वरदान बताया है। ईश्वर का वरदान यानी भगवान का। अगला कहता है बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना हो
होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब कहता है कि अगर यदि बोलने की शक्ति अगर यदि मनुष्य में नहीं होती तो यानी कि इस गूंगी संसार की जो है सृष्टि यानी संसार का क्या हाल होता समझे में आता है। यानी क्या हाल होता कहना मुश्किल है। तो इसके बारे में आगे देखिए अब क्या कहते हैं। कहते हैं बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक शक्ति के बिना जो है क्या है अधूरा है सब चीज़ ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं। वे कहते हैं बातचीत एक ऐसी साधन है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर के विचार सुख दुख और भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा कर पाते हैं। देखिए कहता है वे कहते हैं, कौन कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं बातचीत एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर यानी हमारे अंदर में जो भी है विचार सुख दुख भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं कि नहीं करते हैं, जो वाक शक्ति के बिना बिल्कुल संभव नहीं। यानी कि बोलने के बिना संभव है, जब तक बोलिएगा नहीं कि दूसरे को कुछ चीज़ बताइएगा कैसे। तो वही कहता है कि बोलने की शक्ति जो है ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है। अगर ये नहीं होता तो हम मनुष्य कोई काम का नहीं होता। वही कहता है बिल्कुल संभव नहीं था वाक शक्ति के बिना। आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए जैसे खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वैसे ही बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है कि नहीं। जैसे कहता है कि जैसे कि खाना पीना ज़रूरी है, चलना फिरना भी ज़रूरी है आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार से बातचीत भी यानी कि बोलना भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। यानी किसी से बोलिएगा नहीं कुछ तो अपने मन में सब चीज़ तब रखना पड़ेगा। ठीक है, वाक शक्ति के बारे में इसमें बताया गया। अगला कहता है जो कुछ मवाद या धुआं, मवाद मतलब अपने अंदर में जो भी चीज़ रहता है जमा रहता है, कूड़ा कचरा जो भी दिमाग में भरा हुआ रहता है, कोई भी बोल के हल्का हो जाता है, धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। यानी कि भाप बनकर यानी किसी को बता करके हम मन को हल्का कर सकते हैं। वही कहता है निकाल पड़ता है। चित्त मतलब मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। वही कह रहा है यानी हल्का भी हो जाता है और क्या होता है स्वच्छ हो जाता है। बेन जॉनसन ये सब जो है अंग्रेज थे, कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कि बोलने से ही पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, किस प्रकार का आदमी है। यानी उसके हाव भाव का पता किससे चलता है, बोलने से। किससे पता चलता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आगे देखिए कहता एडिसन जो था ये भी और सब जो लेखक जो थे इस सब का कहना है का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ऑब्जेक्टिव बनता है। सबको याद रखना है आप लोग को। ठीक है, असल जो है बातचीत पूछेगा कितने व्यक्तियों के बीच होना चाहिए, हो सकती है दो व्यक्तियों के बीच। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बात करते हैं। जैसे कि आप लोग दोस्त में, जैसे कोई भी आपका दोस्त होगा, दो व्यक्ति रहता है तो उसके बीच जो है अच्छे से बातचीत करते हैं, या तीन रहता है थोड़ा कम होता है लेकिन फिर भी होता है। लेकिन दो आदमी के बीच का जो बातचीत को कहता है जिसका जो है बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है, दो व्यक्ति के बीच बातचीत को सामने खोल कर बातचीत करते हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का एक गजब का हुनर है। यूरोप के लोग जो है, यूरोप महाद्वीप जो है उसके लोगों में एक अलग क्या है, हुनर है गजब का। कौन कहते हैं, लेखक का कहना है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहा गया है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी उसके सुन करके यानी अंग्रेज जो है यूरोप के लोगों के भाषा यानी बातचीत सुन करके क्या करता है, उसको सुन करके अत्यंत सुख मिलता है। इसे सहद या गोष्ठी भी कहते हैं, अत्यंत बालकृष्ण भट्ट कहते हैं, अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें। यानी कि बातचीत अगर कोई दूसरा नहीं रहा आपके बीच में, कोई दोस्त नहीं है, तो अगर अपने अंदर से ही बातचीत करने का भी अपने अंदर रहना चाहिए। अंदरूनी अपने आप से ही बात कर सकते हैं।
और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का मानना है कि कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें। यानी कि हम अपने अंदर से ही, जैसे कोई बड़बड़ाने लगता है, अपने बोलने लगता है ना, वही कहता है अपने से बातचीत करता है, कर सकें, ये अच्छा मानता है कौन, लेखक बालकृष्ण भट्ट। और बातचीत का यही उत्तम तरीका मानता है कौन, लेखक मानते हैं। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि बालकृष्ण द्वारा लिखा गया यह एक शानदार निबंध है। यह क्या है, एक शानदार निबंध है जिसमें हमें बातचीत की शैली के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही रहने देते हैं। इसमें हम समरी बता दिए आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोग के लिए इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल आप लोग को क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।